अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी गैसेस की डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। तो वो क्या क्या होता है? अभी डिफ्यूजन होगी ना, अब हमने देख लिया, अंदर ब्रीदिंग करवा ली, सब कैपेसिटीज देख ली, अब जो लंग्स में आ गई अब उसको ब्लड में आना है, तो डिफ्यूजन के थ्रू आएगा। जो हमारी एल्वोलाई की मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करेगा डिफ्यूजन के थ्रू, जो एयर है हमारी, ऑक्सीजन है, वो तब आएगा। तो किस किस चीज़ पे ये डिफ्यूजन डिपेंड करेगी? तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी जिस गैस की ज़्यादा होगी वो जल्दी से, ऑफकोर्स जल्दी से डिफ्यूज़ कर पाएगी। तो CO2 जो है हमारी, उसकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, 20 to 25 टाइम्स। तो CO2 ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ कर सकती है। दूसरी चीज़ होती है पार्शियल प्रेशर। तो हम PO2 लिखते हैं, पार्शियल के लिए हम लिखेंगे स्मॉल p, और जिसका लिख रहे हैं गैस का उसको लिख देंगे O2। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PCO2 लिखेंगे। तो एटमॉस्फेरिक एयर में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 होता है 159 mmHg, और एल्वोलाई में होता है 104 mmHg। तो हाई टू लो प्रेशर जाती है, तो एटमॉस्फेयर से एल्वोलाई में चली जाएगी। थर्ड चीज़ होती है हमारी मेम्ब्रेन की थिकनेस। जितनी थिक मेम्ब्रेन होगी डिफ्यूजन उतना मुश्किल होगा, उतना कम होगा, और थिन मेम्ब्रेन का डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। हमारी जो एल्वोलाई है उसकी मेम्ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो सबसे अंदर ये हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में 1 सेल थिक होता है ये बस। इसके अंदर ये जो कैविटी, इसमें हवा भरी रहती है। देन ये होती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिथेलियम के नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये हमारी है कैपिलरी। कैपिलरी का जो एंडोथीलियम होता है वो भी बना होता है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम का होता है। एंडोथीलियम क्या है? कुछ नहीं है, स्क्वैमस एपिथेलियम है। स्क्वैमस एपिथेलियम जो हमारी ब्लड कैपिलरी में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं उसको? एंडोथीलियम। जो स्क्वैमस एपिथेलियम हमारी कैपिलरी में होता है, कैपिलरी की वॉल में होता है, उसे हम एंडोथीलियम बोलते हैं। तो ये सिंगल सेल की बाउंड्री जो हमारी कैपिलरीज होती है ना, उसमें भी सिर्फ एक ही सेल थिक वॉल होती है। जो सेल वॉल इसकी वॉल होती है, सेल वॉल नहीं सॉरी, कैपिलरी की जो वॉल है वो सिर्फ एक सेल की थिकनेस के बराबर होती है। और हमेशा एपिथेलियम के बाहर कौन होता है? एपिथेलियम के ऊपर कौन होता है हमारा? ये होता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो दोनों का बेसमेंट मेम्ब्रेन है यहाँ पे। तो ये जो डिफ्यूजन बाउंड्री, ये हमारी डिफ्यूजन बाउंड्री है, इसको क्रॉस करेंगी हमारी गैसेस। तो इतनी 3 चीज़ों से बनी है, एल्वोलाई के एपिथेलियम से, स्क्वैमस एपिथेलियम से, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज, एल्वोलर कैपिलरीज, इनसे मिलके हमारी बनी है ये। और कितनी, फिर भी इतनी 1 mm से भी कम होती है इसकी थिकनेस। तो मतलब बहुत अच्छी डिफ्यूजन हो पाएगी। जितनी कम थिकनेस, जितनी थिन मेम्ब्रेन, उतनी अच्छी डिफ्यूजन। ये एक टेबल दिया है NCERT में, इसमें PO2 दे रखे हैं। रेस्पिरेटरी गैस है 2 हमारी, ऑक्सीजन CO2। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है ऑफकोर्स 159, ये याद कर लो। CO2 बहुत कम होता है एटमॉस्फेयर में 0.3, ये याद कर लो। इसके बाद एल्वोलाई में कौन ज़्यादा होना चाहिए? ऑफकोर्स एल्वोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, बट एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो इसको कम कर दो 159 से, 104 होता है। और हमारा CO2 जो है वो कितना होता है एल्वोलाई में? 40, इतना कम होता है। अब CO2 के ना 0.3 एटमॉस्फेयर में, उसके बाद बस दो ही वैल्यूज है, 40 45 40 45। एल्वोलाई में कम होगा, 40 होगा। और डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों में से कहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए CO2? ऑफकोर्स डीऑक्सीजनेटेड में। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 45 ही है बस। तो डीऑक्सी में 40 है, 45 है। ऑक्सीजनेटेड में कितना होगा? फिर से 40। और टिश्यूज़ में भी ज़्यादा वैल्यू होगी, टिश्यूज़ में भी रिलीज होता है CO2, तो वहाँ पे 45। तो 2 जगह 45 है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यूज़ में। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में एल्वोलाई में 40 और एटमॉस्फेयर में 0.3। ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेयर में 159 था, एल्वोलाई में 104। अब मिनिमम वैल्यू तो दोनों की 40 ही जाएगी, मतलब बॉडी के अंदर, ये एटमॉस्फेयर वाली नहीं, बॉडी के अंदर। CO2 की भी 40 गई थी, ऑक्सीजन की भी 40 जाएगी। ऑक्सीजन कहाँ पे कम होगा? जहाँ पे CO2 ज़्यादा है। CO2 45 कहाँ पे थी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन तो कम ही होगा ना, डीऑक्सीजनेटेड नाम है ब्लड का, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, तो 40 है यहाँ पे। और टिश्यूज़ में भी 40। टिश्यूज़ क्योंकि ऑक्सीजन को खाते हैं और CO2 को निकालते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं। और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ पे कितना होता है? 95 होता है। ऑक्सीजन की कोई 45 वैल्यू नहीं है, ये 95 होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आया, CO2 बाहर जाएगी, क्योंकि ग्रेडियंट था वहाँ पे 159 था, अंदर 104 है PO2, तो अंदर आ गया। अब यहाँ से एल्वोलाई से कहाँ पे जाएगा ऑक्सीजन हमारा? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट के पास जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन
इसमें कौन सा वाला रिच ब्लड होता है? पल्मोनरी वेन में। सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पर पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजन रिच। तो यहाँ पे PO2 होता है हमारा 95 mmHg, PCO2 यहाँ पे 40 होगा। ये आ गया यहाँ पे। हार्ट से जाएगा सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू टिश्यूज़ में। इसका ग्रेडियंट भी है। PO2 कितना होगा? अगेन 95 ही होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, चाहे पल्मोनरी वेन हो चाहे सिस्टमिक आर्टरी, दोनों में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना होता है? 95 mmHg होता है, और PCO2 दोनों में 40 होता है। और ये ऑक्सीजन ले लेंगे हमारे टिश्यूज़, CO2 रिलीज़ करेंगे। CO2 का ग्रेडियंट जा रहा है यहाँ से, टिश्यूज़ में 45 होता है, सिस्टमिक वेन्स में 45 है। पल्मोनरी आर्टरी, ये भी पल्मोनरी आर्टरी में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यहाँ पे। PCO2 45 mmHg होगा, इसलिए सिस्टमिक वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 कितना होता है? 45, और PO2 कितना था? 40। तो इसका ग्रेडियंट है, और ये यहाँ से इधर एल्वुलाई में चला जाएगा और उसके थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे 0.3 है और एल्वुलाई में 40 है, तो 40 से 0.3 की तरफ जाएगा ग्रेडियंट, तो यहाँ से बाहर चला जाएगा। सेम ये वही चीज़ है जो अभी मैंने डायग्राम में समझाई, NCERT में डायग्राम है, यही था वो, बस सिंपल बना रखा था। और ये हमारी वही डिफ्यूजन बाउंड्री, अंदर एल्वेलर कैविटी है, ये एल्वेलर एपिथेलियम है हमारा, वन सेल थे, के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये एंडोथीलियम है उसका, स्क्वामस एपिथेलियम है, ये ग्रीन से